फ्रेडा एक साधारण लड़की है जो नेल आर्टिस्ट बनने का सपना देखती है। वो जानवरों की थीम पर नेल आर्ट करती है और सोशल मीडिया पर अपनी कला दिखाती है। लेकिन फिलहाल वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती है। उसकी जिंदगी में उत्साह की कमी है, लेकिन उसका सपना उसे हिम्मत देता है। एक दिन फ्रेडा स्लेटर किंग नाम के एक अरबपति के बारे में सुनती है। स्लेटर टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ गलत कारणों से माफी मांगी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक द्वीप खरीदा है, जहां वो खेती करते हैं और मुर्गियां पालते हैं। इस दौरान उसे महसूस होता है कि शायद वो भी ऐसा ही जीवन चाहती है। कुछ दिनों बाद फ्रेडा और उसकी रूममेट जेस स्लेटर के वार्षिक कार्यक्रम में वेट्रेस का काम करने जाती हैं। दोनों शानदार ड्रेस में तैयार होती हैं। फ्रेडा का ध्यान बार बार स्लेटर पर जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि इस बार अदृश्य बने रहना बेहतर होगा, क्योंकि पिछली बार फ्रेडा ने अपने व्यवहार से ध्यान खींचा था। पार्टी के दौरान फ्रेडा और जेस वीआईपी मेहमानों से मिलने की कोशिश करते हैं। फ्रेडा गलती से एक शव से टकरा जाती है और गिर जाती है। ये पल उसके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा होता है, लेकिन तभी स्लेटर खुद उसे उठाने के लिए आगे आते हैं। स्लेटर से मिलने के बाद फ्रेडा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। स्लेटर फ्रेडा को अपने दोस्तों और टीम से मिलवाते हैं। फ्रेडा और डॉक्टर रिच के बीच मजाक चलता है और वे सब हंस पड़ते हैं। फ्रेडा अब खुद को एक नई दुनिया में पाती है, जहां उसका सपना और उसकी जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। फ्रेडा को स्लेटर उसके दोस्तों के साथ मिलवाता है। उनमें उसकी महिला मित्र हीथर और कैमिला, एक कॉलेज ग्रेजुएट लुकास, डीजे टॉम और एक रियलिटी टीवी स्टार सारा शामिल हैं। पार्टी अब हंसी और मस्ती में डूब जाती है। फ्रेडा स्लेटर के साथ समय बिताकर रोमांचित होती है, लेकिन तभी स्लेटर का सहायक आता है और बताता है कि उन्हें द्वीप के लिए निकलना होगा। स्लेटर और फ्रेडा उदास होकर विदा लेते हैं। फ्रेडा जेस के साथ इस पल के बारे में बात करती है, तभी स्लेटर अप्रत्याशित रूप से लौटता है और उन्हें अपने द्वीप पर आने का न्योता देता है। फ्रेडा और जेस इस रोमांचक निमंत्रण को स्वीकार कर लेती हैं। एक निजी जेट से द्वीप की ओर उड़ान भरते हैं। फ्रेडा उस जगह की भव्यता देखकर दंग रह जाती है। वहां स्टेसी सभी का फोन जमा करती है ताकि कोई कामकाजी परेशानी छुट्टी में बाधा न बने। फ्रेडा बिना सवाल किए अपना फोन दे देती है, लेकिन जेस को थोड़ा शक होता है। द्वीप पर स्लेटर फ्रेडा को उसका कमरा दिखाता है। कमरे में बदलने के लिए शानदार कपड़े रखे गए हैं। फ्रेडा नहाकर एक सुंदर परफ्यूम लगाती है। जब वो कपड़े बदलने ही वाली होती है, तो एक बुजुर्ग नौकरानी कमरे में आती है और उसे रेड रैबिट कहती है। फ्रेडा इस नाम का मतलब पूछती है, लेकिन नौकरानी कुछ कहे बिना चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेडा बाहर जाती है और जेस से मिलती है। जेस ये देखकर हैरान होती है कि उनके लिए इतने शानदार कपड़े तैयार रखे गए हैं, जबकि उन्हें अचानक बुलाया गया था। इसके बाद वे अन्य लड़कियों से मिलती हैं, जो भी एक जैसे कपड़े पहने होती हैं। किसी को भी यह बात अजीब नहीं लगती। सभी पूल पर इकट्ठा होते हैं। फ्रेडा की नज़रें बार बार स्लेटर से मिलती हैं, लेकिन जल्द ही स्लेटर सारा के पास पहुंच जाता है। सारा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लेटर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और जल्दी ही वहां से चला जाता है। स्लेटर फ्रेडा को द्वीप का दौरा कराता है और उसे डेसिडेरिया नामक एक दुर्लभ फूल दिखाता है, जिससे उनका इत्र बनाया जाता है। वो उसे बताता है कि द्वीप पर जहरीले लैश वाइपर सांप हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए श्रमिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान स्लेटर यह भी स्वीकार करता है कि उसे 10 साल की उम्र से पहले के अपने जीवन के बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं है। वो बताते हैं कि डॉक्टर रिच, जो दबी हुई यादों के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए उनके साथ हैं। फ्रेडा को यह अजीब लगता है, लेकिन स्लेटर कहता है कि भूल जाना कभी कभी एक वरदान हो सकता है। दौरे के दौरान वे स्टेसी को कई लाल उपहार बैग ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रात में सभी लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहां मोमबत्तियों की रोशनी में भोजन किया जाता है, क्योंकि जनरेटर काम नहीं कर रहा। खाने के दौरान फ्रेडा अपनी ड्रेस पर दाग लगा बैठती है। स्लेटर का दाहिना हाथ विक उससे पूछता है कि वह क्या काम करती है। फ्रेडा जवाब देती है कि वह अभी अपना रास्ता तलाश रही है। इसी दौरान फ्रेडा देखती है कि विक की एक उंगली गायब है। स्लेटर इस पर हल्का मजाक करता है, लेकिन विक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। विक फिर एमडीएमए की एक छोटी शीशी निकालता है। ड्रग्स लेने के बाद पूरा समूह उत्साह और हंसी मजाक में डूब जाता है। फ्रेडा को ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह रात में अपने कमरे में जाती है, तो देखती है कि उसकी दाग लगी पोशाक गायब हो गई है। आने वाले दिन शैंपेन, पूल पार्टी और स्वादिष्ट खाने में बीतते हैं। एक रात स्लेटर फ्रेडा की आंख के पास हल्का निशान देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। फ्रेडा कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। फिर स्लेटर उसके नाखूनों के बारे में पूछता है। फ्रेडा उसे बताती है कि उसका एक छोटा व्यवसाय है, जहां वह जानवरों और नाखून डिजाइनों का मेल बनाती है। स्लेटर उसकी बात सुनकर संतुष्ट लगता है, लेकिन अचानक उठकर वहां से चला जाता है और कि अपना वेपोराइजर भूल जाता है। फ्रेडा इसे उठाती है और उत्सुकता से निरीक्षण करने लगती है। ये देखकर उसे अजीब लगता है, लेकिन अगले दिन जब वह वेपोराइजर वापस करने जाती है, तो स्लेटर को डॉक्टर रिच के साथ थेरेपी सत्र से निकलते हुए देखती है। फ्रेडा डॉक्टर से मिलकर उसे गाला में हुई पलक झपकाने वाली घटना की याद दिलाती है और जल्दी से एक लाल उपहार बैग लेकर हवेली छोड़ देता है। उस रात सभी लोग डांस और मस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक चीख सुनाई देती है।
पता चलता है कि जेस को एक सांप ने काट लिया है। स्लेटर पास रखी बोतल से सांप को मार देता है और सभी को आश्वासन देता है कि वह जहरीला नहीं है, लेकिन जेस घबराई हुई लगती है। फ्रेडा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जेस पार्टी छोड़ने की जिद करती है। वह कहती है कि यह जगह अजीब है और वह अपना फ़ोन वापस लेकर यहाँ से जाना चाहती है। फ्रेडा इसे खारिज करती है और कहती है कि पहली बार उसे अदृश्य महसूस नहीं हो रहा। वह इसे अपनी परफेक्ट छुट्टी मानती है। आखिरकार जेस भी रुकने के लिए मान जाती है। अगली सुबह फ्रेडा नहाकर वही इत्र लगाती है और टहलने निकलती है। रास्ते में वह एक कमरे के बाहर लाल बैग पड़े देखती है। उत्सुकता से वह कमरे में जाती है, जहां उसे ढेर सारे लाल बैग मिलते हैं। तभी बूढ़ी नौकरानी आती है और उसे लाल खरगोश कहकर बुलाने लगती है। नौकरानी उसे एक अजीब हरा तरल देती है, जिसे फ्रेडा बिना सोचे समझे पी जाती है। लेकिन जैसे ही नौकरानी सांप के अवशेषों की ओर इशारा करती है, फ्रेडा को समझ आता है कि वह तरल असल में उन सांपों के जहर से बना है जिन्हें पकड़ा गया था। उस रात फ्रेडा को एक अजीब सपना आता है। वो देखती है कि जेस हाथ में चाकू लिए खड़ी है और उसे छुपाने के लिए कह रही है। जब फ्रेडा जागती है तो वह बीमार महसूस करती है। उसका बदला हुआ चेहरा सारा का ध्यान खींचता है। लुकासा अपनी आंख पर चोट के निशान के साथ दिखाई देता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है। किसी को भी इसका कोई खास ध्यान नहीं जाता, जैसे कि जेस की अनुपस्थिति को भी कोई नहीं नोटिस करता। नाश्ते के बाद पुरुष मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि लड़कियां वहीं रुकने का फैसला करती हैं। एक लड़की जेस का लाइटर निकालती है और फ्रेडा तुरंत उससे जेस के बारे में पूछती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह होती है कि कोई भी लड़की जेस को पहचानने या याद करने की कोशिश नहीं करती। फ्रेडा इस बात को लेकर परेशान हो जाती है और जेस के कमरे में जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि कमरे में रखा फर्नीचर इस तरह से ढेर में रखा गया है। फ्रेडा और भी उलझन में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर जेस कहाँ चली गई है और क्यों कोई भी उसे याद नहीं कर रहा है। जहां उसे एक चाकू दर्पण के पीछे मिलता है। ठीक उसी समय सारा उसी लाइटर के साथ दिखाई देती है। सारा ये दावा करती है कि जेस यहाँ थी, लेकिन जब फ्रेडा उससे जेस के बारे में पूछती है तो सारा कहती है कि अगर कोई और यहाँ होता तो वह इसे याद करती। फ्रेडा सारा से उन अजीब घटनाओं के बारे में बात करती है जिनका वह सामना कर रही है, जैसे कि हर बार वह उठती है तो उसके नाखूनों के नीचे गंदगी होती है। सारा अपनी बांह पर एक चोट का निशान दिखाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह कैसे हुआ। फिर सारा कबूल करती है कि वह सिर्फ कोडी को जानती है और उसी ने उसे इस द्वीप पर बुलाया था। यहाँ से दोनों को ये समझ आता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और पुरुषों द्वारा उनके विचारों को नियंत्रित किया जा रहा है। फ्रेडा को याद आता है कि स्लेटर ने कहा था कि भूलना कभी कभी एक उपहार हो सकता है। इसके बाद दोनों एक कमरे में जाती हैं जो कई लाल बैगों से भरा होता है और वे सोचती हैं कि इन बैगों में जो इत्र है वही उनकी यादें खोने का कारण हो सकता है। फ्रेडा को ये भी याद आता है कि सांप के जहर को पीने के बाद ही उसे कुछ चीजें याद आने लगीं। फिर वह सारा को सांप का जहर देने के लिए कहती है ताकि वो और सारा अपनी यादें वापस पा सकें। वे इसे टकीला के साथ मिलाकर हीदर और कैमिला को भी देती हैं, उम्मीद करते हुए कि इससे उनकी यादें लौट आएं। स्टेसी भी जल्द ही उनके साथ मिल जाती है और सांप का जहर पीती है। जल्द ही लड़कियों को एहसास होता है कि पुरुष वापस आ रहे हैं। फ्रेडा जल्दी से एक फ़ोन ढूंढने के लिए कमरे में जाती है और सारा से कहती है कि अगर पुरुष आ जाए तो वह चिल्लाए। जैसे ही पुरुष आते हैं सारा को नाक से खून आना शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जेस के गायब होने से पहले हुआ था। स्लेटर और बाकी पुरुष फ्रेडा और सारा के बारे में पूछते हैं। फ्रेडा बताती है कि वह अपने कमरे में है और फ्रेश हो रही है। इस बीच फ्रेडा स्लेटर के निजी विला में घुस जाती है ताकि वह सेलफोन ढूंढ सके। उसे ये फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन अचानक सारा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह सब कुछ छुपा देती है। फ्रेडा को अचानक एक बॉक्स गिरता हुआ दिखता है और जब वह उसे खोलती है तो उसे कई पोलरॉइड तस्वीरें मिलती हैं। वह ये तस्वीरें देखकर चौंक जाती है, जिसमें वह और अन्य महिलाएं बंधी हुई और घबराई हुई दिखाई देती हैं। तभी स्लेटर के कमरे में लोग आ जाते हैं और लाल बैग पकड़कर कुछ तरल निकालते हैं। फ्रेडा छिपकर सब देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही वो महसूस करती है कि सांप के जहर का असर उसे भी होने लगा है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और कुछ यादें वापस आ जाती हैं, जिसमें वह देखती है कि वह और बाकी महिलाएं बंधी हुई हैं और पुरुष उन्हें यातना दे रहे हैं। वह घबराकर वहां से भाग जाती है, लेकिन अरबपति का ध्यान भटकने पर वह सीधे सारा के पास जाती है और जेस के साथ हुई सारी बातें बताती है। वह डरती है कि उनका भी वही हश्र होगा, खासकर अगर हीदर और कैमिला को अपनी यादें वापस नहीं मिलती। उस रात डिनर के दौरान फ्रेडा की यादें धीरे धीरे वापस आ जाती हैं। उसे ये समझ में आता है कि पुरुषों ने हर रात उन्हें प्रताड़ित किया और इत्र के जरिए उनकी यादों को मिटा दिया। उसे ये भी याद आता है कि लुकास इस सब के खिलाफ था, लेकिन बाकी लोग उसे दबाव डालते रहे थे। डॉक्टर रिच ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और वह ये समझ नहीं पा रही थी कि वह सब क्यों भूल गई थी। सारा के लिए ये सब याद रखना और फिर से दिखावा करना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह थोड़ी हिम्मत जुटाती है और सारा के साथ नृत्य करने लगती है। बाकी लोग भी जल्द ही शामिल हो जाते हैं और रात फिर से मस्ती में बदल जाती है। लेकिन तभी कैमिला की चीख सुनाई देती है, जिसने अब तक सब कुछ याद कर लिया था। वो गुस्से में टॉम पर चाकू से वार करने लगती है और उसे मार देती है। स्लेटर उसे रोकने के लिए आता है,
लेकिन इस बीच हीथर की यादें भी वापस आ जाती हैं और वो विक का पीछा करने लगती है। सारा कोडी के हाथ पर छुरा मारती है और उस पर और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोडी भाग जाता है। इस बीच हीथर विक को पकड़ लेती है और शतरंज की बिसात से उस पर वार करती है, जिससे विक का चेहरा बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी सुरक्षा स्टैन आकर विक को मार डालता है। स्टैन तब फ्रेडा को देखता है, जो दूर भाग रही होती है, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो जंगल में भाग जाती है, लेकिन स्टैन उसे पकड़ लेता है और गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सारा एक बड़े पत्थर से उसे पीछे से मार देती है, जिससे वो मर जाता है। इसी दौरान स्लेटर विक को मारने के बाद गंभीर रूप से घायल कैमिला को अपने विला ले जाता है। लुकास, जो लड़कियों की तरह परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा होता है, परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन स्लेटर उसकी परवाह नहीं करता और कैमिला की गर्दन पर पैर रखकर उसे मार डालता है। फ्रेडा अपने कमरे में चाकू ढूंढ रही होती है, तभी स्टेसी आती है और बताती है कि उसकी यादें वापस आ गई हैं। स्टेसी उसे कहती है कि भूलना एक उपहार है और फिर गुस्से में आकर फ्रेडा पर आरोप लगाती है कि उसने उसे दुखद घटनाओं को याद करने के लिए मजबूर किया। दोनों के बीच झगड़ा होता है और अंत में फ्रेडा स्टेसी को चाकू घोंपकर मार देती है। कोडी जंगल में बाकी लड़कियों की तलाश कर रही होती है जब सारा उसे मार देती है। सारा फ्रेडा से मिलती है और फ्रेडा को हवेली में खुद की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर 1 साल पुरानी होती है और इसका मतलब है कि फ्रेडा भी यहाँ पहले आई थी। ये जानकर लड़कियां चाकू और बंदूक लेकर अपने दुश्मनों को खत्म करने का प्लान बनाती हैं। वे स्लेटर के घर पहुंचती हैं और दरवाज़ा खोलने को कहती हैं, लेकिन लुकास दरवाज़ा खोलता है और फिर सारा आकर उसे संभाल लेती है। स्लेटर फ्रेडा को पकड़ने की कोशिश करता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन फ्रेडा उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। थोड़ी देर में वो ऊपरी हाथ पा लेता है। इस दौरान फ्रेडा को 1 साल पुरानी घटना याद आती है, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी और एक चट्टान से गिर गई थी। फ्रेडा को याद आता है कि उस दिन उसने अपने नाखूनों पर लाल खरगोश का डिज़ाइन बनाया था और वहीं उसी दिन उसने विक की छोटी उंगली काट दी थी। स्लेटर उसे बताता है कि अगर इंसान अपने सारे दुखों और आघातों को भूल जाए तो मानवता को दर्द से मुक्ति मिल सकती है। वो फ्रेडा से परफ्यूम लगाने और सब कुछ भूल जाने का कहता है। इस बीच फ्रेडा खुद को धीरे धीरे मुक्त महसूस करने लगती है, लेकिन तभी वह अचानक सारा दरवाजे पर गोली चलाने लगती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और स्लेटर उसे कमरे में खींच कर ले आता है। फ्रेडा ने खुद को मुक्त कर लिया होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। स्लेटर उससे चाकू छीन लेता है, लेकिन सारा डरती है कि वो उसे मार डालेगा। हालांकि स्लेटर उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। फिर वो अपना वेप लिखता है और सारा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे भ्रम हो जाता है। उसे पता चलता है कि फ्रेडा ने अपने वेप लिक्विड में वही परफ्यूम मिला दिया था जो उसने पहले तैयार किया था। इससे स्लेटर बेहोश हो जाता है और वह गलती से मोमबत्तियां गिरा देता है, जिससे आग लग जाती है। अब पूरा विला आग की लपटों में घिर जाता है। फ्रेडा विक को कमरे में छोड़ देती है और बाहर निकलने पर सारा को उम्मीद होती है कि फ्रेडा को इस बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही कैमरा घूमता है, हम देखते हैं कि फ्रेडा ने स्लेटर को जलते हुए विला से बाहर निकाला और बचाया। समय बीतने के बाद स्लेटर की कंपनी एक नया बीक्यू होस्ट करती है। डॉक्टर रिच स्लेटर के पास जाते हैं और कुछ निजी बात करना चाहते हैं, लेकिन स्लेटर कुछ नहीं समझ पाता। फ्रेडा वहां बीच में आकर डॉक्टर से कहती है कि स्लेटर अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो अब उससे शादी कर चुकी है। डॉक्टर रिच चौंक जाता है, खासकर जब फ्रेडा कहती है कि वो उसे याद करती है। फिर स्लेटर की कंपनी का मेज़बान फ्रेडा को नए सीईओ के रूप में पेश करता है, जबकि स्लेटर का वेप उसे अभी भी भ्रमित और आज्ञाकारी बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी सिनेमा रिकैप्स पर और सिनेमा के सफर में हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें।